हेलो छात्रों, मैं लोकेश कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, राधा कृष्ण गुप्त आदर्श विद्यालय इंटर कॉलेज, दिलदार नगर, गाजीपुर। आज से कक्षा 12 की विषय बही खाता एवं लेखाशास्त्र को सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आज हम साझेदारी खाते एक सामान्य परिचय एवं खाते, जो चैप्टर का नाम है, के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। आज का हमारा पढ़ाने का जो उद्देश्य है, जिसको हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी अधिगम उद्देश्य भी बोलते हैं, तो आज हम निम्नलिखित तथ्यों के बारे में जानेंगे, जैसे कि साझेदारी की परिभाषा, साझेदार क्या होते हैं, कौन होते हैं, फर्म क्या होती है और उसका स्वभाव कैसा है। इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। तो आइए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालिए, साझेदारी का अर्थ, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। लिखना स्टार्ट करेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी वेद वेद का मतलब होता है लीगल यानी कानूनी व्यवसाय को चलाने और उसके लाभ को आपस में बांटने तथा निजी धन, संपत्ति, श्रम तथा कुशलता आदि को लगाने को सहमत हो जाते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। तो वेद व्यवसाय से यहाँ पे आशय है कि व्यवसाय कानून दृष्टि से उचित माना जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि चोरी करने के लिए पार्टनरशिप कर लें दो लोग, तो दिस इज इलीगल, ये गैर कानूनी है। या किसी की हत्या करने के लिए आप पार्टनरशिप कर लोगे, भाई तो लोग दोनों मिलकर हत्या करेंगे, सुपारी ले लेते हैं, तो ये गैर कानूनी है, ऐसा नहीं करना है। ये वाले जो है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के बाहर ये चीजें रखी गई, केवल यहाँ पे वैध व्यवसाय की बात करते हैं। नंबर 2 डालिए, साझेदारी की परिभाषा। हेडिंग डालेंगे, साझेदारी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो साझेदारी की परिभाषा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अंतर्गत दी गई है। तो इसमें हम लिखेंगे, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे कारोबार के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हैं, जो सभी के द्वारा या सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे कारोबार के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हैं, जो सभी के द्वारा या सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। पार्टनरशिप is the relation between persons who have agreed to share profits of a business carried by all or any one of them acting for all. नंबर 3, हेडिंग डालेंगे, साझेदार, फर्म एवं उसका स्वभाव। पार्टनर, फर्म एंड इट्स नेचर। तो हम जानेंगे कि साझेदार कौन होते हैं। तो वे सभी व्यक्ति जिन्होंने परस्पर साझेदारी का समझौता किया है, अर्थात एक दूसरे के साथ साझेदारी में शामिल हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से यानी अलग अलग साझेदार तथा सामूहिक रूप से यानी एकत्रित रूप में फर्म कहलाते हैं, और जिस नाम से वो लोग कारोबार करते हैं या कारोबार चलाते हैं, वह फर्म का नाम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि उदाहरण के तौर पर हम लें कि ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं और 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं, और वो अपना व्यापार यानी अपना कारोबार बुद्धा क्लॉथ हाउस के नाम से चलाते हैं। तो ए, बी, सी
एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से पार्टनर कहेंगे, और सामूहिक रूप से इन तीनों को यदि हम लोग बोलते हैं तो फर्म कहेंगे। और फर्म का नाम क्या होगा? बुद्धा क्लॉथ हाउस। ये जरूरी नहीं है कि एबीसी है तो एबीसी एंड कंपनी या एबीसी ही फर्म का नाम होना चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है, फर्म का नाम कुछ भी हो सकता है। अब साझेदारी के स्वभाव की बात करते हैं। तो साझेदारी के स्वभाव से पहले हम कक्षा 11 की तरफ चलते हैं। तो कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा सबसे पहले पृथक व्यवसाय की अवधारणा या अस्तित्व की अवधारणा, जहाँ पर ये कंसेप्ट क्या बताता है? इसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या बताता है कि जब भी हम एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे या अकाउंटिंग करेंगे, तो अकाउंटिंग हम किसके लिए करते हैं? फॉर द बिजनेस या फॉर द बिजनेसमैन? तो हम अकाउंटिंग जो करते हैं फॉर द बिजनेस। तो हम बिजनेस यानी व्यापार और व्यापारी दोनों को अलग अलग मानकर चलते हैं। ये कंसेप्ट होता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो क्या ये कंसेप्ट पार्टनरशिप में भी लागू होता है, साझेदारी व्यवसाय पर भी लागू होता है? तो ये हमें देखना है। तो जब हम अकाउंटिंग करेंगे यानी लेखांकन, लेखांकन के उद्देश्य से फर्म के साझेदारों को फर्म से अलग माना जाता है और सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट काम करता है। लेकिन कानूनी रूप से पार्टनरशिप में सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट लागू नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साझेदारी में पृथक व्यवसाय की अवधारणा लागू नहीं होती है, अर्थात फर्म के साझेदारों एवं फर्म को अलग अलग नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल, यदि फर्म 2 लाख रुपए का लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है, तो उसको भुगतान करने की जिम्मेदारी, उसकी पेमेंट करने की जिम्मेदारी तीनों की होगी, कलेक्टिवली, इकट्ठे। यदि तीनों में से कोई भी पेमेंट नहीं करता तो अलग अलग सभी की जिम्मेदारी बनेगी। ये सभी में से जो भी उस समय बैंक को मिल जाएगा वो उसको पेमेंट करेगा, चाहे वो अपनी निजी संपत्तियों से अपनी पेमेंट करे। सामान्य साझेदारी में अपनी घर की संपत्तियों से भी वो पूरा करेगा, चाहे व्यापार में पैसा हो या ना हो, उसको पूरा करना ही पड़ेगा। अब हम जानेंगे साझेदारी के आवश्यक लक्षण अथवा विशेषताएं कि पार्टनरशिप होने के लिए क्या जरूरी है, साझेदारी होने के लिए क्या जरूरी है। तो साझेदारी कभी व्यक्ति स्वयं से तो नहीं कर सकता, खुद अकेले तो नहीं कर सकता, तो साझेदारी के लिए न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। तो अब हेडिंग डालेंगे साझेदारी के आवश्यक लक्षण अथवा विशेषताएं। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 1, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। तो साझेदारी के लिए न्यूनतम संख्या 2, और साझेदारी के लिए अधिकतम साझेदारों की संख्या 50। और ये अधिकतम 50 संख्या जो है ये केवल सामान्य साझेदारी पर लागू होती है। नंबर 3 बात इसी में जोड़ेंगे, सीमित दायित्व साझेदारी में न्यूनतम साझेदारों की संख्या 2, और सीमित दायित्व साझेदारों साझेदारी में अधिकतम साझेदारों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कितनी भी उसमें संख्या हो सकती है। नोट लिखेंगे, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार साझेदारी संस्था में अधिकतम संख्या 100 हो सकती है, किंतु कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार यह संख्या 50 तक सीमित कर दी गई है, क्योंकि कंपनी विविध नियम 2014 बाद में आया था। इसी कारण साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 ही ली जाती है। नंबर 2, साझेदारों के मध्य ठहराव या समझौता या अनुबंध का होना जरूरी है। बिना अनुबंध के कोई रिलेशन नहीं बनता, पार्टनर्स के बीच में कोई संबंध नहीं बनता। तो
अनुबंध कब बनेगा? जब एक पार्टनर प्रस्ताव रखेगा कि भाई मेरे साथ मिलकर काम करेगा और दूसरा उसकी स्वीकृति दे देगा। तो अगर प्रस्ताव पर कोई लोग, दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वीकृति दे देते हैं तो वो अनुबंध बन जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिनमें अनुबंध करने की क्षमता का अभाव है साझेदार नहीं हो सकते, जैसे कि पागल व्यक्ति, दिवालिया और नाबालिग आदि। लेकिन नाबालिग के संबंध में एक नोट लिखेंगे। नाबालिग यानी अवयस्क। अवयस्क का मतलब क्या होता है कि जिसने अपनी 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है, को साझेदारी में सभी साझेदारों की सामूहिक सहमति के साथ केवल लाभ में भागीदार बनाया जा सकता है। यानी लाभ में हिस्सा देने के लिए ही साझेदार की तरह प्रवेश दिया जा सकता है उसको साझेदारी में। ठीक है, लेकिन माइनर जो है, माइनर का मतलब अवयस्क, जिसने 18 साल से कम उम्र का है, जो नाबालिग है, लेकिन वो फर्म के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यदि फर्म पर 2 लाख 4 लाख रुपए का ऋण है तो वो पे करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि वो पार्टनर नहीं है, पार्टनर की तरह केवल लाभ में भागीदार है। और ऐसा तभी हो सकता है जब पहले से ही कोई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में हो, यानी पहले से ही कोई साझेदारी चल रही हो, तभी उसको प्रवेश देना संभव है साझेदार की तरह, केवल लाभ में हिस्सा देने के लिए। तो नाबालिग के बारे में और भी अगर किसी को कोई डाउट है तो नाबालिग का मतलब यही है कि जिसने अपनी 18 साल की उम्र पूरी नहीं की। 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद में वो बच्चा बालिग हो जाता है और बालिग होने के बाद में वो पार्टनर्स बन सकता है। बालिग होने के 6 महीने पहले उसे रिटर्न में नोटिस देना पड़ेगा और सभी पार्टनर्स की सहमति चाहिएगी और वो पार्टनर्स बन सकता है। तो साझेदारी में लाभ के लिए आवश्यक साझेदार का प्रवेश सर्वसम्मति से, यानी सभी साझेदारों की सहमति से किया जाता है। नंबर 3, वैध कारोबार का होना या वैध व्यापार का होना। वैध व्यापार से मतलब, मैं वैध व्यापार को पहले समझा चुका हूँ। लीगल बिजनेस होना चाहिए, कोई गैर कानूनी बिजनेस नहीं होना चाहिए। लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए, लाभ कमाने का उद्देश्य और लाभों को आपस में बांटना। नोट, इसमें एक नोट डालेंगे। यदि हानि हो जाती है फर्म को तो क्या होगा? तो हानि को भी आपस में वितरित करेंगे। साझेदारी व्यवसाय का संचालन। साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। नंबर 6, प्रत्येक साझेदार व फर्म, प्रत्येक साझेदार प्रत्येक साझेदार फर्म का प्रतिनिधि एवं स्वामी होता है। अर्थात फर्म के लिए जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? फर्म के लिए पार्टनर्स काम करते हैं, तो पार्टनर्स को फर्म का एजेंट माना जाता है। नंबर 7, हित हस्तांतरण। हित हस्तांतरण का मतलब क्या होता है कि यदि 3 पार्टनर्स हैं और 3 में से ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उसमें सी जाना चाहता है और डी को अपना हित बेचना चाहता है, अपना हिस्सा बेचना चाहता है, तो उसमें सभी पार्टनर्स की सहमति का होना अनिवार्य है, तो ही हित हस्तांतरण हो सकता है। सभी साझेदारों के लिए पूंजी लगाना आवश्यक नहीं है। नंबर 8 बात, सभी साझेदारों के लिए पूंजी लगाना आवश्यक नहीं है।
जैसे कि सपोज दैट मेरे पास पढ़ाने की योग्यता है और दूसरे के पास पैसा लगाने की योग्यता है, तो वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, पैसा वो लगाता है, पढ़ाता मैं हूँ, और प्रॉफिट को 50-50 शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैसा नहीं लगाया, यहाँ पर मैंने श्रम लगाया, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज यानी बौद्धिक संपदा मैंने अपनी इन्वेस्ट कर दी। हेलो, नंबर 5 हेडिंग डालेंगे, साझेदारी के प्रकार। साझेदारी कितने प्रकार की होती है? तो साझेदारी संस्थाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, सामान्य साझेदारी या असीमित दायित्व साझेदारी। इस प्रकार की साझेदारी लिखित एवं मौखिक दोनों प्रकार से की जा सकती है, अर्थात ऐसी साझेदारी का पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होता है। इस प्रकार की साझेदारी में प्रत्येक साझेदार सामूहिक और अलग अलग फर्म के सभी कार्यों के लिए तीसरे पक्षकार के प्रति उत्तरदायी होता है। साझेदारों की निजी संपत्तियां भी फर्म के ऋण भुगतान में प्रयोग की जा सकती हैं। इस प्रकार की साझेदारी पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। नंबर 2, सीमित दायित्व साझेदारी, जिसको हम लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, शॉर्ट में एलएलपी बोलते हैं। इस प्रकार की साझेदारी के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य है, और जब पंजीयन कराएंगे तो वो हमेशा लिखित में होगा। इस प्रकार की साझेदारी सदैव लिखित होती है, अर्थात पंजीयन सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत कराना अनिवार्य है। इस प्रकार की साझेदारी में सदस्यों के दायित्व उनके अंशदान, अंशदान का मतलब पूंजी, तक ही सीमित होता है, अर्थात किसी अन्य साझेदार द्वारा किए गए गलत कार्य या लापरवाही के लिए अन्य साझेदार उत्तरदायी नहीं होता है। ऐसी साझेदारी संस्थाओं को अपने नाम के साथ एलएलपी शब्द लिखना अनिवार्य है, जैसे रामलाल श्यामलाल एलएलपी। यदि कोई संस्था जानबूझकर एलएलपी शब्द नहीं लगाती है और एलएलपी होती है, यदि कोई एलएलपी संस्था अपने नाम के साथ एलएलपी नहीं लगाती है, तो उसको मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी सरकार लगाती है। इसके बाद हम देखेंगे साझेदारी, असीमित दायित्व वाली साझेदारी और सामान्य साझेदारी में अंतर। तो इसे नोट करेंगे बच्चे। अब हम देखेंगे सामान्य साझेदारी एवं सीमित दायित्व साझेदारी में क्या अंतर होता है। तो क्रम संख्या 1, नंबर 2 अंतर का आधार, नंबर 3 4 कॉलम खींचेंगे, पहले कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में अंतर का आधार, तीसरा सामान्य साझेदारी और चौथे में सीमित दायित्व वाली साझेदारी। अब नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, अंतर का आधार लेंगे पंजीयन, पंजीयन के आधार पर अंतर। तो सामान्य साझेदारी का पंजीयन ऐच्छिक होता है, क्योंकि सामान्य साझेदारी मौखिक रूप से भी की जा सकती है। सीमित दायित्व साझेदारी का पंजीयन अनिवार्य होता है। नंबर 2 अधिनियम, सामान्य साझेदारी पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, जबकि सीमित दायित्व साझेदारी पर सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 लागू होता है। नंबर 3 दायित्व के आधार पर हम अंतर करेंगे, सामान्य साझेदारी का दायित्व असीमित होता है और सीमित दायित्व साझेदारी में दायित्व साझेदारों के अंशदान तक सीमित होता है। जीवन काल, सामान्य साझेदारी का जीवन काल अस्थायी होता है, उसको कभी भी खत्म कर सकते हैं। सीमित दायित्व साझेदारी का जीवन काल स्थायी होता है। नंबर 5 पृथक वैधानिक अस्तित्व, सामान्य साझेदारी का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ
पे पृथक व्यवसाय की अवधारणा इस पर लागू नहीं होती। लेकिन सीमित दायित्व साझेदारी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, वहां पर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट काम करता है। साझेदारों की संख्या के आधार पर अंतर करते हैं। सामान्य साझेदारी में न्यूनतम 2 तथा अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं। सीमित दायित्व साझेदारी में न्यूनतम 2 तथा अधिकतम संख्या पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, यानी कितने भी लोग साझेदारी में हो सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाकी कल हम पढ़ाएंगे दोबारा से और इससे आगे स्टार्ट करेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब साझेदारी संलेख, जो आप कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं। व्यावसायिक संगठन की किताब, व्यापारिक संगठन में आप पढ़ चुके होंगे।